नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल। प्लांट पैथोलॉजी में आज का टॉपिक है सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, जिसको शॉर्ट में एसएआर भी कहते हैं। ये क्या होती है, कैसे प्रोसेस होती है, इसको हम आज देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं सिस्टमिक क्या होती है। सिस्टमिक मतलब होती है वो प्रक्रिया जो बॉडी में स्टैब्लिश हो जाए, ज़्यादातर प्लांट बॉडी में। एक्वायर्ड का मतलब होता है हासिल की हुई, जो पहले से उपस्थित नहीं है। जैसे कि कोई प्लांट में कोई इन्फेक्शन आता है, जब कोई इनोकुलम आता है, कोई पैथोजेनिक फंजाई, बैक्टीरिया या वायरस जब एंटर होते हैं, तो रेजिस्टेंस उसमें हासिल कैसे होती है और वो रेजिस्टेंस किस प्रक्रिया से हासिल होती है, फिर बाद में वो स्टैब्लिश हो जाती है, जो कि उसके बाद में भी काम आती है, जिसको हम इम्यूनिटी की तरह समझ सकते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में एनिमल्स में इम्यूनिटी होती है, उस तरह से ये उसकी लाइफ लॉन्ग आगे भी काम आती है। तो इसी को कहते हैं सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। ये प्रक्रिया क्या होती है, इसको हम आगे देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं छोटा सा परिचय, एसएआर क्या होता है। SAR is one component of plant's integrated disease resistant repertoire। आपको याद है कि जब प्लांट में कोई डिजीज होती है तो कई सारे डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर काम करते हैं, जिससे डिजीज रेजिस्टेंस कॉज होती है इसकी वजह से। तो SAR सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस है, वो एक उसी का एक हिस्सा है, उसी का एक पार्ट है। Out of many reactions, one reaction of plants to pathogen infection is the induction of long-lasting broad spectrum systemic resistance to subsequent infection। कई सारे रिएक्शंस होते हैं डिजीज पैथोजन कोई एंटर होने के बाद, जो उसके डिफेंस के लिए कार्य करते हैं। तो इसी तरह से एक रिएक्शन जो है, उसमें से कई सारे रिएक्शंस होते हैं, उसमें से एक रिएक्शन जो है सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस है। और ये जो एसएआर का जो रिएक्शन है, दैट इज लॉन्ग लास्टिंग, ये लंबे समय तक होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी है एंड सिस्टमिक है। सबसे बड़ी बात है कि सिस्टमिक हो जाता है, बॉडी में स्टैब्लिश हो जाता है, लंबे समय तक बना रहता है। This induced disease resistance response has been known for many years। बहुत पहले से इसको जानकारी थी, लेकिन ये एक्चुअली SAR है, इसका क्या मैकेनिज्म है, कैसे ये कार्य करता है, इस बारे में पता नहीं था। और पहले इसको फिजियोलॉजिकल एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर इंड्यूस रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता था, और इसी को SAR कहते हैं। इंड्यूस रेजिस्टेंस इसलिए कि ये पहले से प्रेजेंट नहीं होता, जब इन्फेक्शन आता है उसी समय ये बनते हैं। SAR appears to be distinct from pre-existing resistance mechanism। बहुत सारे रेजिस्टेंस मैकेनिज्म पहले से प्रेजेंट होती है बॉडी में, जैसे कि फिजिकल बैरियर्स होते हैं, कुछ प्रोटीन क्रॉस लिंकिंग होती है, और दूसरे इंड्यूसिबल रेजिस्टेंस मैकेनिज्म होती है, जैसे कि फाइटोएलेक्सिस बनना, हाइपरसेंसिटिव रिएक्शंस होते हैं, इथाइलिन इंड्यूस्ड फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं बॉडी के अंदर, प्लांट्स की बॉडी के अंदर। तो इन सबसे ये अलग होता है, इनमें से कोई कार्य नहीं करता, इसका मैकेनिज्म अलग है। For over 90 years, लगभग 90 साल तक, scientists and naturalists have observed that when plants survive pathogen reaction, बहुत पहले से ही जानकारी थी, जब प्लांट में कोई इन्फेक्शन आता है, कोई पैथोजन इन्फेक्शन होता है, तो एक तरह से they develop an increased resistance to subsequent infection। तो बाद के स्टेजेस में वो आसानी से इन्फेक्शन पकड़ते नहीं, प्लांट्स में इन्फेक्शन का एस्टैब्लिश नहीं हो पाता। तो इसकी क्या वजह है, यानी कि पुराना जो इन्फेक्शन था उसकी वजह से कुछ ऐसे मैकेनिज्म बना, ऐसे कुछ सब्सटेंसेस बने बॉडी के अंदर, जिससे कि बाद में उनमें इन्फेक्शन आसानी से नहीं पकड़ता। इस तरह से SAR इज एनालॉगस टू द इनेट इम्यून सिस्टम फाउंड इन एनिमल्स। जैसे कि एनिमल्स में, ह्यूमंस में एक इम्यूनिटी होती है कि पहले से कोई इन्फेक्शन हो चुका होता है, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है, वो एक तरह से इम्यून हो जाता है उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए। तो इसी तरह से प्लांट्स में जो SAR मैकेनिज्म है, दैट इज एनालॉगस टू द इनेट इम्यून सिस्टम, जो कि एनिमल्स में पाया जाता है। सबसे पहले एक सिस्टमिक स्टडी किसने की थी SAR की? It was done by A. Frank Ross in 1961। उन्होंने यूजिंग TMV ऑन लोकल लेजन्स होस्ट, TMV के जो वायरस है, वायरल डिजीज है ये, उस पे होस्ट पे काम किया। एंड रॉस डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इन्फेक्शन ऑफ TMV वर रेस्ट्रिक्टेड बाय प्रायर इन्फेक्शन। अगर पहले से प्लांट इन्फेक्टेड है किसी वायरल डिजीज से, तो उसमें TMV का इन्फेक्शन आसानी से नहीं आता, इनोकुलेट करने के बावजूद उसका इन्फेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हो पाता। तो ये क्या वजह है इसकी? This resistance was effective against not only TMV but also tobacco necrosis virus and certain bacterial pathogen के केस में भी इस तरह की इम्यूनिटी दिखाई देती है कि अगर पहले से वो उस पर्टिकुलर डिजीज से इन्फेक्टेड प्लांट रहा है, तो उसमें दोबारा ये इन्फेक्शन आसानी से एस्टैब्लिश नहीं हो पाता। रॉस ने इस टर्म को, जो ये फिनोमेनन था, देखा इसको उन्होंने सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस का नाम दिया। इंड्यूसिबल सिस्टमिक रेजिस्टेंस, और उसको इन्होंने SAR नाम दिया था। एंड लोकलाइज्ड एक्वायर्ड रेजिस्टेंस टू डिस्क्राइब द रेजिस्टेंस इंड्यूस्ड इन इनोकुलेटेड लीव्स। जिस पत्ती में, जिस लीफ में ये उन्होंने TMV से एक्सपेरिमेंट किया था,
जिस पत्ती में इसका इनोकुलम डाला टीएमवी का, उसको लोकलाइज्ड एक्वायर्ड रेजिस्टेंस का नाम दिया। वहां पर उस पत्ती में वहां पर कोई इन्फेक्शन नहीं बना, स्टैब्लिश नहीं हो पाया। बाद में देखा गया किसी वायरस बैक्टीरिया के केस में ये सही नहीं है। ये जो फंजाई होते हैं, प्लांट पैथोजन फंजाई के केस में भी यही जो है फंडामेंटल कार्य करता है। और इसी तरह से वो भी अगर पहले से कोई फंगल इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो वो नेक्स्ट बाद में इसी को सेम प्लांट उस फंगल इन्फेक्शन को विथस्टैंड कर जाते हैं, उसमें इन्फेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हो पाता। बाद में इन 1982 कीज वान लोन इन्होंने ये शो किया कि दैट एक्यूमुलेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन, जिसको पीआर प्रोटीन्स भी कहते हैं, इसका कोई ना कोई कोरिलेशन है एसएआर एस्टैब्लिशमेंट के साथ। यानी कि एसएआर जब प्लांट में एस्टैब्लिश हो जाता है, ऑनसेट हो जाता है, तो उसमें एक एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन जिसको पीआर प्रोटीन भी कहते हैं वो बनती है। इसका मतलब दोनों में कोई ना कोई रिलेशन है। बाद में रे वाइट ने डेमोन्स्ट्रेट किया 1979 में कि सैलिसिलिक एसिड एंड ब्यूटेरिक एसिड के डेरिवेटिव्स जो हैं that could induce both resistance and accumulation of PR proteins, कि इन दोनों के जो डेरिवेटिव्स हैं उनका भी कोरिलेशन है रेजिस्टेंस के साथ भी एंड एक्यूमुलेशन ऑफ जो PR प्रोटीन था उसके साथ भी। और उसका नतीजा ये निकाला इन्होंने कि सैलिसिलिक एसिड वाज कंसीडर्ड एज द पॉसिबल एंडोजेनस सिग्नल मॉलिक्यूल फॉर एसएआर, कि सैलिसिलिक एसिड ही वो सिग्नल मॉलिक्यूल है जो एसएआर को इंड्यूस करता है, एसएआर को प्रमोट करता है। अब देखते हैं मॉडल ऑफ एसएआर। सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस जो है वो किस मॉडल पर कार्य करता है। एसएआर कैन बी कंसेप्चुअली डिवाइडेड इनटू टू फेजेस, दो फेज में है इसके कार्य करने के। पहला है इनिशिएशन एंड दूसरा है मेंटेनेंस। अब इन देखते हैं दोनों फेज में अलग अलग क्या होता है। द इनिशिएशन फेज में भी ट्रांजिएंट, इनिशिएशन फेज जो है वो ट्रांजिएंट फेज है, बहुत लंबे समय तक नहीं रहता, बहुत थोड़े समय के लिए एक अस्थायी फेज है। एंड इंक्लूड ऑल द इवेंट्स दैट लीड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, और इसमें बहुत सारी वो एक्टिविटीज होती हैं, वो इवेंट्स होते हैं जिससे कि जो रेजिस्टेंस है वो एस्टैब्लिश हो सके। दूसरा है मेंटेनेंस पीरियड। मेंटेनेंस पीरियड ये लंबा होता है एंड डिस्क्राइब द क्वेसी स्टेडी स्टेट रेजिस्टेंस दैट रिजल्ट्स फ्रॉम इनिशिएशन। जो प्रक्रिया इनिशिएशन फेज में हो चुकी है, रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है, वो जो है वो धीरे धीरे लंबे समय तक चलती है और एस्टैब्लिश हो जाती है, एंड दिस इज मेंटेनेंस पीरियड। इसको एक चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज इनिशिएशन फेज and this is maintenance phase. This picture is conceptual model for pathway leading to the establishment of SAR. SAR कैसे establish हो जाता है प्लांट में, उसका एक मॉडल है, it is conceptual model, concept based। उसमें सबसे पहला जो है पैथोजन इन्फेक्ट्स, जो पैथोजन है वो एंटर करेगा प्लांट्स के अंदर, उसके रिस्पॉन्स में लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल जनरेटेड, बहुत सारे ऐसे सिग्नल जनरेट होते हैं जिससे रेजिस्टेंस की एक्टिविटी डेवलप होती है और ये धीरे धीरे पूरे प्लांट्स में फैलते हैं। आप देख सकते हैं इसको एरो के द्वारा दिखाया गया है। द सेकेंड लीफ एंड दूसरे पार्ट्स में ये फैलती है। उसके बाद थर्ड स्टेज में एसए मीन सैलिसिलिक एसिड जो है वो बनता है एंड एक्यूमुलेट हो जाता है। एंड फोर्थ स्टेज में एसएआर जीन एक्सप्रेस्ड, एस जो सैलिसिलिक एसिड है उसके रिस्पॉन्स में एसएआर सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस के जो जीन होते हैं वो एक्सप्रेस होते हैं एंड उसका नतीजा ये होता है कि एक कंप्लीट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तो इस चित्र के द्वारा तो ये जो दो फेजेस हैं, फेज 1 एंड फेज 2, दैट कम्स अंडर इनिशिएशन एंड फेज 3, 4 एंड 5 कम्स अंडर मेंटेनेंस। अब देखते हैं जीन इंडक्शन कोरिलेटेड विद एसएआर, क्योंकि आपने पहले चित्र में देखा था कि सैलिसिलिक एसिड बनती है और उसके रिस्पॉन्स में जो जीन होते हैं एसएआर के वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो वो कैसे होता है प्रक्रिया। यूजिंग द टोबैको टीएमई मॉडल सिस्टम, इट इज शोन, ये दिखाया गया टीएमई मॉडल के द्वारा, जो पहले हॉस ने एक्सपेरिमेंट किया था टीएमई के साथ, that steady state mRNA levels from at least 9 families of genes, 9 तरह के जीन्स ऐसे होते हैं जिनको SAR जीन कहते हैं, उनका mRNA बनता है and that are coordinately induced in uninfected leaves of the inoculated plant। जिस प्लांट में इनोकुलेशन आ चुका है उसके अनइन्फेक्टेड प्लांट से बनता है। आपने देखा था चित्र में, आपको मैं दोबारा दिखा देती हूँ। चित्र में देखा था आपने, इन्फेक्शन आया था यहाँ पर फर्स्ट लीफ में जहाँ पर स्टेज 1 एंड 2 है, एंड बाकी जो जेनेटिक क्रिया है, जीन का एक्सप्रेशन, सैलिसिलिक एसिड का बनना, ये सभी दूसरी लीफ में हुई थी। यानी कि इन्फेक्शन जो रिसीव करने वाला प्लांट लीफ ये था एंड रेजिस्टेंस डेवलप करने वाला प्लांट दूसरा था, जिसमें जीन का एक्सप्रेशन होता है, एसएआर जीन एक्सप्रेस होता है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द टाइम एट विच SAR जीन एक्सप्रेशन इज फर्स्ट डिटेक्टेड अबाउट 6 डे फॉलोइंग इनोकुलेशन। जब इनोकुलेशन किया गया उसके 6 दिन बाद SAR का जीन एक्सप्रेशन दिखाई देता है पहली बार, एंड वही वो समय है 6 दिन बाद ही रेजिस्टेंस का दिखाई देता है। इसका मतलब जीन SAR जीन का एक्सप्रेस होना एंड रेजिस्टेंस का शो होना, इन दोनों का कोरिलेशन है, दोनों ही लगभग 6 दिन के बाद है। इसका मतलब बोथ दीज आर डायरेक्टली कोरिलेटेड। Moreover, abiotic agents that include resistance such as salicylic acid and 2,6-dichloroisonicotinonic acid, ये जो दो abiotic agents हैं रेजिस्टेंस इंड्यूस करने के, इनका भी जो कोरिलेशन है ये सीधा एस्टैब्लिश हो सकता है SAR से, क्योंकि जहां तक सैलिसिलिक एसिड बनती है 2,6-डाइक्लोरोआइसोनिकोटिनिक एसिड बनती है, उसी के साथ ही जीन एक्सप्रेशन भी शो होती है। इसका मतलब इन केमिकल्स का, इन एबायोटिक एजेंट्स का भी SAR से सीधा रिलेशन है। इसका मतलब है SAR जीन का एक्सप्रेस होना, जो एबायोटिक एजेंट्स है सैलिसिलिक एसिड जैसे कि 2,6-डाइक्लोरोआइसोनिकोटिनिक एसिड का बनना, ये ऑनसेट ऑफ रेजिस्टेंस स्टेट और रेजिस्टेंस का एस्टैब्लिश होना, इन तीनों में सीधा सीधा कोरिलेशन है। इसका मतलब दीज आर रिस्पांसिबल फॉर द सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। Some of the genes apparently have an active role of resistance। कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जिनका सीधा सीधा रोल होता है, एक्टिव रोल होता है रेजिस्टेंस में, and was shown to have either direct antimicrobial activity, और वो कैसे होता है, या तो उनका डायरेक्ट एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी होती है या फिर कुछ ऐसी एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है जो कि एंटीमाइक्रोबियल प्रोटीन की क्वांटिटी को होस्ट प्लांट में बढ़ा देती है। तो इनका SAR से सीधे लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे जीन्स भी होते हैं SAR जीन्स के अलावा जो कि कुछ एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी शो करते हैं, आइदर बाय एंजाइम फॉर्मेशन या फिर एंटीमाइक्रोबियल प्रोटीन की फॉर्मेशन के द्वारा। बहुत सारे जो SAR जीन होते हैं वो इनकोड करते हैं P1 एंड 3 ग्लूकेनेजेस को एंड काइनेजेस को। तो ये जो तीन तरह के ग्लूकेनो एंडो हाइड्रोलेजेस हैं, एक तरह से एंजाइम का कार्य करते हैं, एंड इनकी जो एक्टिविटी है दे हैव एंटी फंगल एक्टिविटी इन विट्रो। अगर लैब में वर्क करके देखते हैं तो दीज आर एंटी फंगल। इसी तरह से अनदर क्लास ऑफ SAR जीन, दूसरे क्लास का SAR जीन जो है दैट इनकोड सिस्टीन रिच ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स, ऐसे प्रोटीन बनाता है जिसमें सिस्टीन रिच होते हैं। उसको की नाम दिया गया था थाउमेटिन। ये एक तरह का सिस्टीन रिच ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स हैं, ये भी इनकोड किया जाता है SAR जीन के द्वारा। इनका कार्य क्या है, थाउमेटिन लाइक प्रोटीन्स आर नोन टू बी एक्टिव अगेंस्ट फंजाई इन विट्रो, ये भी इन विट्रो स्टडीज में एंटीफंगल की तरह कार्य करता है। एक तीसरा ग्रुप ऑफ SAR जीन है, द फाइनल ग्रुप ऑफ SAR जीन दैट आर नोन टू इनहिबिट फंगल ग्रोथ इज रिलेटेड टू द PR प्रोटीन, जिसको PR1 भी कहा जाता है। ये एक तरह का PR प्रोटीन है और ये भी इनकोड किया जाता है SAR जीन के द्वारा। The PR proteins have no known biochemical functions। PR प्रोटीन जो है इनका बायोकेमिकल फंक्शन ज्ञात नहीं है, बट appear to be widely distributed in angiosperm, लेकिन इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। क्योंकि बहुत सारे जो पैथोजेंस हैं मुख्य रूप से फंजाई, वो जो एंजियोस्पर्म को इन्फेक्ट करते हैं, उसमें डिजीज कॉज करते हैं, उनके ऊपर जो स्टडी की गई उसमें ये ज्ञात हुआ कि PR1 रिलेटेड प्रोटीन्स फ्रॉम टोबैको एंड टोमेटो दो प्लांट्स में जो स्टडी की गई उसमें देखा गया जो PR रिलेटेड प्रोटीन्स हैं दे हैव इन विट्रो एक्टिविटी अगेंस्ट फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। उसमें फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के अगेंस्ट ये एंटी फंगल की तरह कार्य करते हैं। दूसरा जो सपोर्ट है फॉर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ SAR जीन्स इन रेजिस्टेंस, कि SAR जीन ही है रिस्पॉन्सिबल रेजिस्टेंस के लिए, वो दूसरे स्टडी से भी प्रूव होती है। एक्सपेरिमेंटल स्टडी है जिसमें कि कॉम्प्लीमेंट्री DNAs वर एक्सप्रेस्ड इन ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ट्रांसजेनिक प्लांट में कॉम्प्लीमेंट्री DNA के एक्सप्रेशन से ये साबित होता है। उसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे ट्रांसजेनिक टोबैको एंड ब्रासिका सीडलिंग दैट एक्सप्रेस अ काइटिनेज फ्रॉम बीन्स हैव बीन शोन टू बी सिग्निफिकेंटली प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डैम्पिंग ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय राइजोप्टोनिया। राइजोप्टोनिया के द्वारा जो डैम्पिंग ऑफ डिजीज होती है ब्रासिका एंड ट्रांसजेनिक टोबैको में, उसके अगेंस्ट ये कार्य करता है। ये देखा गया जो हाई लेवल प्रोटीन है PR1 प्रोटीन, ये ट्रांसजेनिक प्लांट्स में एंटी फंगल की तरह कार्य करता है, विशेष रूप से जो ऊमाइस्टीज के दो पैथोजेंस हैं जैसे पर्मास्पोरा टबैकी एंड फाइटोप्थोरा पैरासिटिका, इनके अगेंस्ट। ऑल्दो SAR जीन्स एक्सप्रेशन इज बेस्ट कैरेक्टराइज्ड इन टोबैको। SAR जीन का एक्सप्रेशन जो है सबसे ज्यादा स्टडी की गई टोबैको में TME के साथ, आपने पहले ही देखा था। दूसरे ऐसे जीन्स भी होते हैं दैट आर रिस्पांसिबल फॉर SAR and they are systematically in response to pathogen attack।
और ये ऐसे जीन से प्रेजेंट होते हैं जो इंड्यूस करते हैं जीन को और पैथोजन अटैक से प्लांट्स को बचाता है, रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है। In other cases such as cucumber, जैसे cucumber में the genes appear to be distinct from major tobacco SAR gene। दूसरे जीन्स भी होते हैं जो कि SAR के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कुकुम्बर में शो किया गया कि वो जीन नहीं जो कि टोबैको में SAR जो जीन था वो कुकुम्बर में नहीं था, फिर भी वहां पर SAR प्रेजेंट होता है, रेजिस्टेंस होता है, सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस होता है। इसका मतलब कुछ अदर जीन्स भी हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। जो जीन रिस्पॉन्सिबल थी SAR जीन जिसको कहा गया टोबैको में, वो जीन प्रेजेंट नहीं है, फिर भी यहाँ पर SAR प्रेजेंट है, रेजिस्टेंस प्रेजेंट है कुकुम्बर में। इसका मतलब SAR के अतिरिक्त दूसरे जीन्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि रेजिस्टेंस बढ़ाने का कार्य करते हैं। अब देखते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन फॉर SAR। ऐसे कौन से स्टेजेस हैं जिसमें कि सिग्नल का क्या सिग्नल होता है जिसकी वजह से ट्रांसडक्शन होता है SAR जीन का। The first step in the development of SAR is the recognition of pathogen infection by a plant। ये पहला स्टेज है जिसमें कि जो प्लांट है वो पैथोजन के इन्फेक्शन को रिकॉग्नाइज करता है, आइडेंटिफाई करता है। Once the plant reacts to the pathogen, जैसे रिएक्शन शुरू होता है होस्ट का, signals are released that trigger resistance in the adjacent as well as distant tissues। जब प्लांट एंटर होता है, जब कोई पैथोजन एंटर होता है प्लांट के अंदर, तो जो बॉडी है उस प्लांट की वो कुछ किसी न किसी तरह से रिएक्ट करती है उस पैथोजन के अगेंस्ट, और उस दौरान जो सिग्नल्स हैं वो रिलीज होते हैं, और जो ये रिलीज होते हैं जो सिग्नल्स, ये सिग्नल जो है रेजिस्टेंस को ट्रिगर करते हैं, ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं। और ये जो ट्रिगर्ड हो जाता है रेजिस्टेंस, ये एडजस्टमेंट उस सेल में भी होता है, उसके पास के सेल में भी होता है, या फिर दूर के टिश्यूज में भी होता है। Importantly, not all plant pathogens interactions lead to SAR induction। सारे प्लांट पैथोजन के इंटरेक्शन से SAR इंडक्शन नहीं होता। Only compatible interactions can lead to SAR induction। ये कुछ इंटरेक्शंस ऐसे होते हैं होस्ट एंड पैथोजन के बीच में जिसमें SAR इंडक्शन, SAR इंड्यूस होती है। Thus, the pathogen need not induce a gene for gene resistance reaction। Salicylic acid has been proposed as a one signal leading to SAR। जैसे आपको चित्र में दिखाया था कि सैलिसिलिक एसिड होता है, दैट इज अ सिग्नल बिकॉज इट्स कंसंट्रेशन राइजेस ड्रामेटिकली आफ्टर पैथोजन इन्फेक्शन। और ये कैसे प्रूव होता है कि SAR इज अ सिग्नल फॉर रेजिस्टेंस रिएक्शन? क्योंकि जो सैलिसिलिक एसिड का जो कंसंट्रेशन है वो इन्फेक्शन के दौरान बढ़ जाता है। अब इसका बायोसिंथेसिस कैसे होता है सैलिसिलिक एसिड का? यार SA जो लिखा हुआ है दैट इज सैलिसिलिक एसिड। In higher plants, SA has been proposed to be synthesized from tranexamic acid। जो SA है ये tranexamic acid से synthesize होता है via the intermediates orthocameric acid या फिर butyric acid। ये दो intermediates हैं, इनसे होता हुआ लास्ट में salicylic acid बनता है। The final step is the SA synthesis in the conversion of butyric acid to salicylic acid by benzoic acid 2 hydroxylase। और ये जो benzoic acid 2 hydroxylase है it is an enzyme। Moreover, benzoic acid 2 hydroxylase activity is induced approximately 10-fold। ये जो एक्टिविटी है एंजाइम की ये 10 गुना बढ़ जाती है बाय पैथोजन इन्फेक्शन। अगर पैथोजन प्रेजेंट है तो इसकी एक्टिविटी 10 गुना बढ़ जाती है एंड इज ब्लॉक्ड बाय प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। यहाँ पर दिखाया गया है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ट्रांसएमिक एसिड। सेकंड स्टेज में से ब्यूटेरिक एसिड बनता है, और यहाँ पर जो एंजाइम है बेंजोइक एसिड 2 हाइड्रोक्सिलेज ये कार्य करता है फर्स्ट स्टेप में। उसके बाद इसका ऑर्थो हाइड्रोक्सिलेशन होता है जिसकी वजह से लास्ट स्टेज में सैलिसिलिक एसिड बनता है। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ SA एक्शन? The mechanism by which salicylic acid induced gene expression is unknown। अभी तक ज्ञात नहीं है कि ये जो salicylic acid बना है इस मैकेनिज्म के लास्ट मैकेनिज्म के द्वारा वो कैसे इंड्यूस करता है जीन को। The action of SA may be mediated by catalase inhibition। ये एक वजह हो सकती है that may be कि that mediates catalase inhibition because catalase converts hydrogen peroxide to water and oxygen। इसलिए inhibition would result in the accumulation of reactive oxygen species that may act as secondary messenger to induce SAR gene expression। कैटलिस्ट का इनहिबिशन होने की वजह से जो रिएक्टिव ऑक्सीजन है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, एक्यूमुलेट होती है वो,
और इस तरह से जो रिएक्टिव ऑक्सीजन है दैट एक्ट एज सेकेंडरी मैसेंजर टू इंड्यूस SAR जीन एक्सप्रेशन। या फिर अल्टरनेटिवली इनहिबिशन ऑफ कैटलेज में हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द रिडक्शन ऑफ पैथोजन ग्रोथ। या फिर कैटलेज के जो इनहिबिशन है उसकी वजह से ये जो सीधा ही वो पैथोजन के ग्रोथ को चेक कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है। धन्यवाद। आशा करती हूँ टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आप इसके टेक्स्ट एंड डायग्राम के साथ अपने खुद के नोट्स तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।